अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहवार अतीक खुर्शीद है और मैं पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस में एज अ प्रोग्राम एसोसिएट काम कर रही हूँ अभी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, जो कि इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो स्टेम हब्स में जब हमने टीचर से पूछा था कि बच्चों को मुश्किलात किन टॉपिक्स में आती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म काफ़ी ऊपर था उस लिस्ट में। सो ये फर्स्टली मुश्किल थोड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज वगैरह देख नहीं सकते, बच्चों के लिए थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। जो आज मेरी अप्रोच होगी वो थोड़ी इमेजिनेशन की तरफ ही अप्रोच होगी कि हम जो एक तार के अंदर जो हो रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी में या जहाँ भी चार्जेस के साथ जो हो रहा होता है, उन चार्जेस को हम अपनी असल ज़िंदगी में कहाँ पे देख सकते हैं, किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं, जो स्कीम ऑफ स्टडीज स्टेम हब्स का पहले सेशंस हो चुके हैं, उसमें हमने टीचर से कहा था कि स्कीम ऑफ स्टडीज एक बनाएं कि एक स्कीम ऑफ स्टडीज बनाएं जिसमें बताएं कि उनको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कितनी कितनी क्लासेस मिलनी चाहिए 5th ग्रेड पे, कि वो सही से टीचर्स उसको पढ़ा सकें। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 13 क्लासेस आई थी और मैग्नेटिज्म के लिए 14 क्लासेस। अब जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उन्होंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक ही चैप्टर रख दिया है, मतलब एक चैप्टर में दोनों चीज़ें हैं। सो हम इसको ऐड करके हम कहते हैं कि G27 क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए चाहिए। और मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ कि इतनी चाहिए हैं, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट इसका समझाने के लिए आपको एम्पल टाइम, उस चीज़ को रिपीट करने में आपको टाइम लगता है। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक शुरू करने से पहले, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, उसकी बहुत एक ताकत है, वो हमारी ज़िंदगियों में उसकी बहुत ताकत है, मगर उसको वो ताकत हम लोग ही देते हैं। ये अभी आप लोगों को तस्वीर नज़र आई, ये तरबेला डैम की तस्वीर है। तरबेला डैम से जी, इस डैम के थ्रू बिजली भी बनती है और जो बिजली फिर मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में जी डिस्ट्रीब्यूट होती है बिजली। अब मगर तरबेला डैम हमारी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक हम अपना स्विच लाइट का ऑन नहीं करते ना, तरबेला डैम की बिजली फजूल है। तरबेला डैम बिजली दे ही नहीं सकता। तो अगर जहाँ जहाँ तरबेला डैम बिजली देता है, वहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग अगर अगर अपनी स्विचेस सारे जहाँ जहाँ बिजली इस्तेमाल हो रही है वो ऑफ कर दें, तो तरबेला डैम का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो बिजली दे ही नहीं सकता। तो ये हमारे में पावर होती है हमारे पास, कि हम जब स्विच ऑन करते हैं, जब तब तरबेला डैम से एक धक्का लगता है, जो कि धक्का हमारे तक बिजली के तौर पे पहुंचता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जब आपकी स्विच बंद है ना, उसमें उस वक्त कोई बिजली नहीं होती। ये नहीं होती कि बिजली वहाँ इंतज़ार करिए आपके स्विच पे और जब आप स्विच ऑन करेंगे तो बिजली आपके बल्ब में चली जाएगी, इस तरह नहीं होता। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो तरबेला डैम से उसी वक्त बिजली या एक धक्का लगता है, जो कि बिजली की सूरत में हमारे बल्ब को मिलता है और हमारा बल्ब ऑन होता है, पंखा ऑन होता है। और ये इतनी जल्दी कैसे होता है? क्योंकि बिजली की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से थोड़ी सी ही कम होती है। तो 2,50,000 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से बिजली ट्रैवल करती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। जो ही हम बल्ब ऑन करते हैं, सॉरी स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब भी साथ ही ऑन हो जाता है, मगर वो बिजली आ रही है, वो धक्का जो आ रहा होता है वो तरबेला डैम से ही आ रहा होता है। इस उसके थ्रू आप ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जो कि इमेजिन करने में बड़ी वो लगती है कि अच्छा तरबेला डैम इतना दूर है, मगर जो ही मैं स्विच ऑन करती हूँ वहाँ से मेरे पास बिजली आ रही होती है। अब इसी को हम समझेंगे, बिजली का चैप्टर या इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर इस सारी तरीके कार को समझने का ही नाम है कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता क्यों है। मगर इसको समझने के लिए हमने स्टार्ट बिल्कुल नीचे से करना है। इससे एक चीज़, एक टूल जो कि आप क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्टोरी टेलिंग का टूल है। ठीक है, जब आप क्लास में जाते हैं, आपने बच्चों को किताब दी हुई है, बच्चों के पास बोर्ड है, बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो वो क्लासरूम का एक माहौल है ना, वो बच्चों को इतना अट्रैक्ट नहीं करता, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता बच्चों को।
सो स्टोरी के थ्रू आप बच्चों को मेंटली किसी और दुनिया में, किसी और जगह लेके जाते हैं जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट जिस चीज़ में ज़्यादा होता है, उस चीज़ में लेके जाते हैं। बच्चे स्टोरी बड़े मज़े से सुनते हैं और फिर आप बच्चों को वापस यही बताते हैं कि अच्छा, ये जो स्टोरी आपने सुनी है या स्टोरी बनाई है, यही तो ये कॉन्सेप्ट है, यही तो आपकी किताब में चीज़ लिखी हुई है। सो बच्चे समझते अपनी मर्जी से हैं एक चीज़ को, मगर उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो उस अपनी मर्जी में साइंस समझ रहे होते हैं। सो इसी तरह की हम एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं आज। बिफोर के स्टोरी बनाएं, एक चीज़ कल के उसमें भी सेशन में थी कि जो भी आप टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, उसकी कोई प्री रेक्विजिट या उससे पहले कोई एसएलओज या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बच्चों को आने चाहिए, ताकि वो आपका आज का टॉपिक या जो आगे आप टॉपिक पढ़ाने लगे हैं वो समझ आए। सो अगर आपने कल मैग्नेटिज्म पढ़ाना शुरू करना है, या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना शुरू करना है, तो आप आज की क्लास में आखिरी 5 मिनट में एक बस रफ छोटा सा 2-3 सवाल बच्चों से करके ना, आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा, आया बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी समझ सकते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट बच्चों को आता है या नहीं। तो इसको हम प्री लेसन असेसमेंट या प्रीलिमिनरी असेसमेंट कहते हैं। सो जो आज की चीज़ है उसके लिए एक ही एसएलओ है जो कि मेरे हिसाब से बच्चों को आना चाहिए फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी आगे क्या होती है। वो ये है कि उनको पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक फॉर्म है। सो उसमें असेसमेंट क्या है कि बस आपने बच्चों से पूछ लिया, अच्छा ये बल्ब कैसे चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इसका जवाब सबको आता होगा। फिर आपने पूछ लिया कि अच्छा ये बिजली बल्ब को, बच्चे कहेंगे बिजली से चल रहा है, तो आप कहेंगे बिजली बल्ब को ऐसा क्या दे रहा है कि वो चल रहा है। सो उसमें आप बेशक बच्चों से कहें कि 10 सेकंड में अपनी कॉपी पे कुछ ले लें, आप एक राउंड लेके देख लें कि बच्चों ने क्या जवाब दिए हुए हैं। सो आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ आपने कल के लेसन में आके वापस बच्चों को एक दफ़ा बतानी है कि एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे एनर्जी की एक फॉर्म है, या फिर बच्चों को ये चीज़ आती है और आप कल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे जंप कर सकते हैं। अच्छा, सो अब कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो हम लोगों को पता है कि जी अब ना बहुत जल्द शायद इंसान जाके मार्स पर सेटल होना शुरू हो जाएं, अपनी सोसाइटी बनाना शुरू कर जाएं मार्स पे। तो हम अपने आप को कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं कि चलो हम फ्यूचर में चले जाते हैं, मुस्तकबिल में चले जाते हैं, और हम कहते हैं कि बन गई मार्स में, इंसानों ने एक सोसाइटी बना दी, अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। सो एक जो सरगर्मी है जो कि इंसान यहाँ पे हमारे एटलीस्ट मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है क्रिकेट। तो हमने क्या किया, हमने कर दी एक मार्स सुपर लीग स्टार्ट कर दी हमने। हम सारे गए वहाँ, पाकिस्तानी गए, उन्होंने अपनी एक सुपर लीग सी स्टार्ट कर दी। सो उस सुपर लीग में, क्योंकि मार्स की सुपर लीग है, उसकी क्रिकेट के ना थोड़े, उनकी टीम्स के थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं। सो उसमें कुछ रूल्स ये हैं कि टीम किसी की कितनी बड़ी कितनी छोटी भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है जिसने जितने नंबर की टीम रखनी है। दूसरा रूल ये है कि उसमें बॉलर्स और बैट्समैन बराबर तादाद में होने चाहिए। तो अगर आपकी टीम में 4 बॉलर्स हैं तो 4 ही बैट्समैन होने चाहिए। और तीसरा रूल ये है कि विकेट कीपर की तादाद आपकी मर्जी, आप जितनी रख लें, बस जितने बॉलर्स होने चाहिए उतने ही बैट्समैन होने चाहिए। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे 11 लोगों की टीम देखी है, तो हमने जी 5 बॉलर्स रखे अपने पास, 5 बैट्समैन रखे और एक हमने विकेट कीपर रख लिया। अब हमने इस टीम को एक नाम देना है, मार्स सुपर लीग की एक टीम है जो कि हमने बनाई है। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा सजेस्ट कर दें कि इस टीम का हम क्या नाम रख सकते हैं। 30 सेकेंड्स लेते हैं, एक नाम डिसाइड करते हैं ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। सो प्लीज़ चैट का ऑप्शन यूज़ करके आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी नाम जो कि हम इस टीम का रख सकते हैं, जो कि एक मार्स सुपर लीग की हमने एक टीम बनाई है, क्रिकेट टीम है हमारी। ओके, सो अभी कोई मुझे, ओके, एक सजेशन आई है पाक मार्स की
ठीक है, सो क्योंकि मैंने भी कोई सोची भी नहीं हुई, सो जो सजेशन आएगी हम उसको ऐसे ही रख लेंगे। सो ठीक है, सो विल स्टिक टू पार्क मार्स। हमने अपनी टीम का नाम पार्क मार्स रख लिया। ठीक है, हमने पार्क मार्स की टीम बनाई, उसमें हमने 5 बॉलर्स रखे, 5 बैट्समैन रखे, 1 विकेट कीपर हमने रखा। मगर हमारी टीम में एक थोड़ा सा मसला आ रहा था। जो हमारे बॉलर्स हैं ना, उनकी आपस में दोस्ती नहीं हो रही थी, और जो हमारे बैट्समैन हैं उनकी आपस में दोस्ती नहीं हो रही थी। ठीक है, सो बॉलर्स जब भी एक दूसरे को देखते थे या एक दूसरे के पास खाना खाने जाते या कोई बैठने, एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं आते थे। जो ही एक दूसरे को देखते थे एक दूसरे से अलग हो जाते थे, ना एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते थे, ना एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, ना प्रैक्टिस करते थे। उनकी नाराज़गी चल रही थी। सेम चीज़ हमारी बैट्समैन के साथ भी थी। ये जो एक दूसरे को देखते थे एक दूसरे से दूर भागते थे। मुझे लगता है इनकी नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि इनके आपस में कंपटीशन था, कि उनको था कि जी हम बेस्ट, मैं बेस्ट बॉलर हूँ या मैं बेस्ट बेस्ट बैट्समैन हूँ। सो उनकी आपस में नहीं बन रही होती थी, कंपटीशन इतना था उसमें। मगर जब एक बॉलर और बैट्समैन जो थे ना, उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे को इस्तेमाल करके एक दूसरे की गेम देख के अपनी गेम इम्प्रूव करते थे। तो उनकी बहुत दोस्ती थी। जब भी एक बॉलर बैट्समैन को देखता था ज़रूर एक इकट्ठे मिलके ये लोग खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। मगर एक अच्छी चीज़ भी थी, हमारे विकेट कीपर सबसे शरीफ थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनके साथ बॉलर आके बैठ रहा है, बैट्समैन आके बैठ रहा है। उन्होंने सबसे दोस्ती की हुई थी। जब हमने बाकी टीम से पूछा, ये मसला थोड़ा बड़ा था इस तरह, जब तक एक टीम टीम की तरह नहीं खेलेगी और उसमें नाराज़गियाँ होंगी तो कैसे सही से खेल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बाकी टीम से भी पूछा कि सबकी टीम में क्या ये कोई मसला है या किसी को पता है ये कैसे सॉल्व करें। तो हमें पता चला कि ये मसला सब टीम्स में है। सब टीम्स में ये मसला है कि सबके 3 किस्म के प्लेयर्स हैं, एक विकेट कीपर, एक बैट्समैन और एक बॉलर। बॉलर्स और बैट्समैन की बॉलर्स की बाकी बॉलर्स से और बैट्समैन की बाकी बैट्समैन से बिल्कुल दोस्ती नहीं है, उनकी नाराज़गी है। मगर एक बॉलर की बाकी सारे बैट्समैन से और एक बैट्समैन की बाकी सारे बॉलर्स से अच्छी खासी दोस्ती है, और वो आपस में खेलना पसंद करते हैं। अब इस छोटी सी एक सिनेरियो से, स्टोरी से, आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि और ऐसी हमारे इर्द गिर्द स्पोर्ट्स की, साइंस की या किसी भी चीज़ की क्या टीम्स हो सकती हैं जिसमें कोई 3 चीज़ें होती हैं, 2 की आपस में दोस्ती होती है और एक की बाकी अपने जैसी चीज़ों से दोस्ती नहीं होती। सो अगेन ये चैट में आप लोग थोड़ा मुझे इसका रिस्पॉन्स दें कि आप लोगों को लगता है कोई ऐसी टीम आपने देखी हुई है, या आप लोगों को क्या लगता है ये स्टोरी से हम किस तरफ जा रहे हैं। कि हमारी पाक मार्स की जो टीम है उसमें उस जैसी आपने आसपास अपनी कोई टीम्स देखी हैं जिनमें यही मसले हों, कहीं पे लड़ाई हो, कहीं पे दोस्ती हो। काइंडली मुझे चैट में आप लोग बताएं इफ आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो आई एम अस्यूमिंग कि किसी को नहीं अंदाज़ा हो रहा, या फिर यस। सो एक रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया है जो कि बिल्कुल सही है, मैं इसी तरफ जा रही थी। सो अब मसला यहाँ पे ये है। सो साजिद साहब ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करंट। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। सो अंदाज़ा सही है कि हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की बात करने लगे हैं, मगर इस थोड़ी सिनेरियो से हमने एग्जैक्ट क्या चीज़ बच्चों को बतानी है या बता सकते हैं। सो साजिद साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 मेंबर्स हो गए और आपकी टीम एटम बन जाती है। मगर अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उस पे ग्रेड 5 में जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उससे पहले बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम नहीं पढ़ा हुआ। सो बच्चे एटम जाके पढ़ते हैं ग्रेड 6 में।
सो अभी हमारे पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम एटम का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, आई हैव अनदर रिस्पॉन्स कि रिपल्शन और अट्रैक्शन बिल्कुल। सो दोस्ती, नाराज़गी, अट्रैक्शन और रिपल्शन में हम लोग इस चीज़ को एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि वहाँ जहाँ दोस्ती है वो मतलब अट्रैक्शन है। ठीक है, सो एज मिस कह रही थी कि एटम्स क्योंकि बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, ग्रेड 6 में जाके पढ़ते हैं, तो अभी हम टीम को एटम की जगह हम उसको बस चीज़ों का नाम देते हैं। सो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको हम एक टीम कह देते हैं। आपकी वुड की कोई चीज़ है, चेयर है, बॉल है, आपके हाथ हैं, वो मेटल स्पून है, प्लास्टिक की बोतल है, उसके अंदर का पानी है, सब चीज़ें एक एक टीम है। और जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम में 3 किस्म के प्लेयर्स थे, इन टीम्स में 3 किस्म के ज़रात या पार्टिकल्स होते हैं। और वो बिल्कुल उनका बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारी टीम में बॉलर्स, बैट्समैन और विकेट कीपर का बर्ताव एक दूसरे से था। तो हम अब अपनी क्रिकेट टीम को कन्वर्ट कर देते हैं एक ज़रात की टीम में, क्योंकि ज़रात हमारी आसपास चीज़ों में होते हैं जिनको हम टीम्स कह रहे हैं। हर चीज़ एक टीम होती है और उसके अंदर 3 किस्म के ज़रात होते हैं या उस टीम के प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, तो अब इस अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने टीम को देखा, सो टीम एक प्लेयर को देख के आपको कैसे, उसमें क्या ऐसी खसूसियत होती है जो आपको देख के एक प्लेयर को पता चल जाए कि आया ये बैट्समैन है, ये बॉलर है या विकेट कीपर है? ऐसी क्या खसूसियत होती है जो कि एक टीम को आप देख के बता सकते हैं कि इसमें से ये वाला प्लेयर बैट्समैन है, ये वाला बॉलर है और ये विकेट कीपर है? अगेन मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा-सा चैट पे मुझे रिस्पॉन्ड करें इस चीज़ में कि क्या ख़ुसूसियत है। ठीक है, कलर बिल्कुल ठीक। सो इसमें हम पार्टिकल्स को भी थोड़ा-सा साइड पे रख के हम टीम के लेवल पे ये भी सोचते हैं कि जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको देख के ऐसी उनकी कौन-सी ख़ुसूसियात हैं जिससे हमें पता चले कि आया ये बॉलर है, बैट्समैन है या विकेट कीपर है। सो आकिब ने कहा है कलर का। लेट्स सी अगर हमें और कोई रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो बुशरा साहिबा कही हैं कि मेरी आवाज़ उनको नहीं आ रही। सो आपकी बॉटम लेफ्ट साइड पे जॉइन ऑडियो का वो होगा, एक बटन होगा, काइंडली उसको क्लिक करके देखें अगर आपका कनेक्ट हुआ है या नहीं। अच्छा, सो साइज ठीक है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल ठीक है। तो इसी पे आगे जाते हुए, क्योंकि सॉरी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं सबका उस तरह वेट नहीं कर सकती। एप्टीट्यूड, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल ठीक है। सो इसमें जो हमें पता चल रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्लेयर जो है वो टीम में करता क्या है, कि हम देखेंगे उसका बर्ताव कैसा है दूसरे लोगों के साथ, या जब वो खेल रहा होता है तो वो कैसे खेल रहा होता है। सो इसी चीज़ को जब हम अपनी टीम या ज़रात या पार्टिकल्स के लेवल पे लाते हैं, तो हम पार्टिकल्स को भी इसी तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी मुख्तलिफ खसूसियात की तरफ देख के। जैसे कि हमने प्लेयर्स की एक खसूसियत देखी है कि जी उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनकी रोल क्या है, वो करते क्या हैं उस टीम में के अंदर। इसी तरह इन ज़रात का भी देखेंगे कि ये करते क्या है इस टीम के अंदर। और उससे फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा कौन सा ज़र्रा कौन सा है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। अब ये जो खसूसियत है हमने, इस खसूसियत को कहते हैं चार्ज। अब जो एक ज़र्रा अपने जैसे बाकी ज़र्रों से, ज़रात से, या अपने से मुख्तलिफ ज़रात के साथ कैसा बर्ताव है उसका, वो उसका एप्टीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसा है बाकी ज़रात के साथ, ये जो उसकी खसूसियत होती है ना कि उसका बिहेवियर कैसा है, इस खसूसियत को हम कहते हैं चार्ज।
अब चार्ज की किताब में ये वाली डेफिनेशन दी हुई है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इसमें एक तो क्योंकि ये बहुत ही जनरल एक डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता इससे किसी बच्चे को शायद, या फिर हमें भी, इनफैक्ट मुझे भी इससे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि चार्ज है क्या चीज़। तो हमने क्या किया है कि एक टेक्निकल, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के एक टेक्निकल इंग्लिश में लिखे सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया है एक उर्दू में, एक ऐसे सेंटेंस में जो कि बच्चे समझ सकें। बच्चे कैसे समझ सकें? क्योंकि हमने इसका एक पूरा बिल्ड अप किया है इस पे। हमने छोटी सी एक स्टोरी सुनाई बच्चों को, और फिर उस स्टोरी से हमने उसी की एनालॉजी ड्रॉ की कि अच्छा अगर यहाँ ये टीम है तो हमारी टीम में ज़रात होते हैं और इस तरह, और फिर हमने ये चीज़ बिल्ड करके दी बच्चों को कि चार्ज का असल में मतलब क्या होता है, समथिंग जो बच्चे समझ सकें। सो चार्ज का क्या मतलब होता है? अगर मेरे पास हाथ में एक ज़रा है, तो आप मेरे से पूछें अच्छा मुझे ये बताओ कि ये ज़रा अपने जैसे बाकी ज़रात से और अपने से मुख्तलिफ ज़रात से कैसे बिहेव करता है, इसका बर्ताव कैसा है बाकी ज़रात के साथ। सो इंस्टेड कि आप मेरे से ये सवाल पूछें, आप बस पूछ सकते हैं कि अच्छा इस ज़र्रे का चार्ज क्या है। जब आप मेरे से चार्ज का पूछ लेंगे तो चार्ज मुझे खुद ही पता चलना चाहिए, अच्छा चार्ज मतलब इस ज़र्रे की वो खसूसियत जो हमें बताती है कि ये बाकी ज़रात से कैसा बर्ताव रखता है। अब हमें पता चल गया, अच्छा सारे ज़रात को हमने कह दिया चार्ज है। अब जो बॉलर्स और बैट्समैन हैं ना, वो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज़ आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मुतज़ाद हैं, ऑपोजिट हैं, तो साइंसदानों ने बैठ के कहा कि अब इन चार्ज को हमने नाम भी देखना है। चलो हमें ये तो पता चल गया कि इन पार्टिकल्स का चार्ज मुख्तलिफ है, अब हमने नाम देना है इनको, वही इनकी खसूसियत देख के हम कह देंगे कि अच्छा ये वाला चार्ज का ये नाम है, ये वाले चार्ज का ये नाम है। अब नेगेटिव पॉजिटिव पे कैसे पहुंचे साइंसदान? ये उन्होंने कहा कि अच्छा क्योंकि ये बिल्कुल मुतज़ाद हैं, और चीज़ें सोचते हैं और कौन सी दो चीज़ें आपस में बिल्कुल मुतज़ाद होती हैं। तो फिर उन्होंने देखा प्लस माइनस बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उन्होंने कहा चलो एक को प्लस कह देते हैं, एक को माइनस कह देते हैं, मतलब एक को पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कह देते हैं। अब ये कैसे साइंसदानों ने पूछा, उन्होंने कहा चलो नेगेटिव पॉजिटिव दो नाम भी हमारे पास आ गए और ये पार्टिकल्स भी आ गए। अब ये उन्होंने कैसे सोचा कि इसमें से नेगेटिव कौन सा है और इसमें से पॉजिटिव कौन सा है? ये देखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए अपने आप को साइंसदान बनाते हैं और हम भी अभी अभी डिसाइड करते हैं कि हम में से कौन साइंसदान, हम कैसे इसको नाम दे सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इसमें से रेड वाले को, जो रेड वाले ज़रात हैं, उनको हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। सो हम इसमें 30 सेकेंड्स लेते हैं। अगेन आप लोग साथ साथ चैट बॉक्स में लिखते हैं कि रेड वालों को आप नेगेटिव लेना चाहते हैं पॉजिटिव। सो नवीद साहब ने कहा रेड को हम पॉजिटिव लेते हैं। सो जितने वोट्स होंगे हम वोट्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसमें से हम किसको पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव लें। सो रेड वाले को पॉजिटिव हिरा कह रही हैं, वो नेगेटिव, रेड नेगेटिव, दो वोट्स बराबर हो चुके हैं। सो आई वांट बाकी सब का इनपुट ताकि हम इसको नेगेटिव 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 ब्लू पॉजिटिव, ठीक है, रेड नेगेटिव। सो जो मेजॉरिटी है वो ये कह रही है कि रेड को हम नेगेटिव ले लें। सो इसमें हम दोनों तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास नाम भी थे और चार्ज भी थे, ये हमारी मर्जी थी कि हम रेड को नेगेटिव ले लें या ब्लू को नेगेटिव ले लें। जिस तरह साइंसदानों की मर्जी थी, उनके पास दो नाम थे और दो किस्म के पार्टिकल्स थे जो कि आपस में ऑपोजिट थे। सो उनकी मर्जी थी कि इन दोनों में से किसी को भी वो पॉजिटिव कह सकते थे, किसी को भी वो नेगेटिव कह सकते थे। तो हमने क्योंकि वोट से डिसाइड किया है कि हम रेड को नेगेटिव कह रहे हैं, तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया कि जी जो हमारा रेड वाला पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज है उस पर, और जो ब्लू वाला पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो साइंसदान अब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स का आपस में साइज, इनका वेट, ये चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं।
तो साइंसदानों ने ये देख के कहा कि अच्छा इस वेट और साइज का जो पार्टिकल है उसको हम चलो पॉजिटिव कह देते हैं और इसको हम नेगेटिव कह देते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही नाम होते हैं जैसे हमने अभी रखे हैं, बस एक नाम होता है और ये साइंटिस्ट ने खुद ही उस वक्त सोचना होता है कि किसी को भी हम कोई नाम दे दें। पर बस ये होता है कि जब एक दफ़ा एक चीज़ को नाम दे दिए तो फिर पूरी दुनिया उसी चीज़ को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहेगी और उसी चीज़ को पूरी दुनिया में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नाम पे आ गए। अब जब यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे पास 2 किस्म के पार्टिकल्स 3 किस्म के पार्टिकल्स हैं। एक तो बेचारा बीच में न्यूट्रल सा ही है, वो कुछ करता नहीं है, तो इसलिए हम अभी उसका चार्ज कुछ है ही नहीं क्योंकि वो किसी के साथ कोई बर्ताव है ही नहीं उसका। तो अब हमने 2 जो हमारे बाकी रह गए उसमें एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। सो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को पूरी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में लाने के लिए हम वाला हटा के बस चार्ज के साथ डी लगा देंगे। तो इसमें नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो इसको बस थोड़ा सा समराइज करूंगी मैं वापस कि हमारी 3 चीज़ें हैं आसपास, उसमें 3 किस्म के ज़रात हैं जिसमें से 2 को हमने नाम दे दिया है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तीसरे वाले का नाम तो है और वो सब आप लोगों को पता भी होगा कि न्यूट्रॉन है, मगर क्योंकि अभी बच्चों ने एटम का नाम, बच्चों को एटम नहीं पता, एटम की कॉम्पोजिशन नहीं पता, तो इसलिए अभी तीसरे वाले को हम बस बगैर किसी चार्ज का पार्टिकल कह रहे हैं, उसको हम नाम नहीं दे रहे, ताकि अभी हम बच्चों पे अभी ये 2 टेक्निकल टर्म्स, मुश्किल टर्म्स बच्चों पे इंट्रोड्यूस हो चुकी नहीं है, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी हम तीसरी टर्म, क्योंकि अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इस लेवल पे न्यूट्रॉन को, तो हम उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराएंगे बच्चों पे। अच्छा, सो अब हमने बच्चों को थोड़ा बता दिया, चार्जेस इंट्रोड्यूस हो गए बच्चों को पता चल गया चार्ज एग्जैक्ट होता क्या है और दो मुख्तलिफ किस्म के चार्ज क्या होते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बुक्स में भी यही एक्टिविटीज़ हैं और चार्ज की, स्टैटिक चार्ज की यूजली यही एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इसमें आपको बस बलून और स्मॉल पीस ऑफ पेपर चाहिए। आपने बलून लिया, बच्चों ने अपने भरा, सर पे रब किया, देखते हैं कि बलून के साथ साथ उनके बाल बलून अट्रैक्ट कर रहा है। इसी बलून को इस्तेमाल करते हुए अपने बलून बच्चों ने अपने सर पे रब किया, दीवार के साथ चिपकाया तो दीवार के साथ चिपक गया बलून। इसके अलावा बलून रब किया बच्चों ने अपने सर के साथ और पीस ऑफ पेपर में छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के साथ लगाया। सो वो उसमें वो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो बलून के साथ चिपकना शुरू हो गए। सो ये एक ऐसी थोड़ी कॉमन एक्टिविटीज़ भी आप कह सकते हैं क्योंकि हर किताब में होती ही हैं, मगर ये जब बच्चे खुद किताब में एक्टिविटी पढ़ना और एक्टिविटी करना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये बच्चों के लिए, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होता कि बलून किसी अपने हाथ, बलून का कोई हाथ नहीं होता जिससे वो पेपर उठा रहा है या आपके बाल उठा रहा है, तो ये थोड़ा एक मैजिकल आप कह सकते हैं बच्चों के लिए एक्सपीरियंस होता है। वो देख रहे होते हैं कि एक अनदेखी फोर्स या कोई अनदेखी ताकत है जो कि जो कि इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। अच्छा, सो अब ये हमने बच्चों को चार्ज इंट्रोड्यूस कराया था और फिर हमने एक्टिविटी करा ली। सो इसमें ये जो दोस्ती और नाराज़गी का कॉन्सेप्ट जो कि हम बच्चों को अब इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कि चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वो हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे कि हम बच्चों को खुद कहेंगे कि वो खुद सोचें ये हो क्यों रहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास है, बच्चों के पास स्टोरी है, बच्चों को पता है चार्ज होते हैं, बच्चों को पता है 2 मुख्तलिफ किस्म के चार्ज होते हैं। अब बच्चों से हम खुद कहें कि अच्छा होते हैं, 2 मुख्तलिफ किस्म के चार्ज होते हैं, तो उनसे ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, या आपकी बलून कैसे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे बच्चों को लीड करेंगे, आप उनसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछें। तो आप बच्चों से पूछें कि अच्छा ये बलून चिपक रहा है दीवार के साथ, तो जो चिपकना है वो हमारी स्टोरी में हम इस चिपकने को क्या कह रहे थे, तो बच्चे कहेंगे दोस्ती कह रहे थे। और दोस्ती हमने स्टोरी में कैसे इंट्रोड्यूस कराई थी कि उनको आपस में खेलना पसंद है, आपस में बैठना पसंद है उनको।
फिर आप बच्चों से पूछें, अच्छा तो जो हमारी स्टोरी में बैट्समैन और बॉलर थे वो हमारे ज़रात में क्या क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब अगर बैट्समैन और बॉलर की दोस्ती है तो इसका मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज की भी दोस्ती है, इसलिए वो आपस में चिपक रहे हैं, इसलिए उनकी आपस में दोस्ती की वजह से एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते हैं वो। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बट बहुत छोटी सी बात है बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए भी आगे जाके, वो ये है कि आपने बच्चों को ये इस एक्टिविटी के थ्रू ही बताना है कि ये दोस्ती होती क्यों है और इसमें दोस्ती में ये हम सर से रब करने का क्या फ़ायदा है और इससे कैसे दोस्ती बनती है। तो ये वाला चीज़ आप बच्चों को वैसे आपसे पूछना चाहिए इस एक्टिविटी में, मगर अगर नहीं पूछते तो आप थ्रू क्वेश्चनिंग बच्चों को ऐसे लेके जाएं इस एक्टिविटी से कि बच्चों को ऐसे लगे अच्छा ये चीज़ तो मैंने खुद बताई है, ये थ्योरी मैंने खुद बनाई है इस एक्टिविटी के थ्रू, मुझे तो सर ने या मैम ने सिर्फ ये चीज़ें बताई थी और फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने खुद ये बताया है कि अच्छा ये जो है ये स्टैटिक चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्शन है। तो इसमें जो एक चीज़ मैं कही थी जो इम्पोर्टेंट है बच्चों को बताना, वो ये है कि जब आप रब करते हैं ना, सो इसमें आप कह दें कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़े शरारती होते हैं, वो हर वक्त देख रहे होते हैं कि हम किस तरह अपनी टीम चेंज कर सकते हैं। उनको हर वक्त होता है, उनको लगता है दूसरी टीम में जाके हम ज़्यादा अच्छा खेल लेंगे, तो मौका देखते ही वो अपनी टीम चेंज कर लेते हैं। अब मौका उनको कब मिलता है, जब हम रब करते हैं बलून को किसी चीज़ के अपने सर के साथ रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को मौका मिलता है कि वो मेरे बालों की टीम से चेंज करके बलून की टीम में चले जाते हैं। अब जब बलून की टीम में ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं तो वो पूरी टीम ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और मेरे बाल जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए उनकी आपस में फिर दोस्ती भी हो जाती है। सो इस तरह करके आप बच्चों को अट्रैक्शन और रिपल्शन की इस एक्टिविटी के थ्रू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएं, उनको समझ आए कि इसको दोस्ती और नाराज़गी से हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था। सो इसमें थ्रू एनिमेशन, क्योंकि अगेन शुरू में भी मैंने कहा कि ये चीज़ विजुलाइज करना, सोचना बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि पार्टिकल्स हमें दिख तो नहीं रहे होते, तो ये कैसे होती है चीज़। सो आप थ्रू एनिमेशंस बोर्ड पे ड्रॉ कर लें या कोई चार्ट पेपर वगैरह पे भी आप ड्रॉ करके, ताकि बच्चे दोस्ती, जब दो पार्टिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं उसको और नाराज़गी को एसोसिएट कर सके अट्रैक्शन और रिपल्शन से। अच्छा, अब इसमें आई विल स्टार्ट। अच्छा, सो इसमें ये कुछ लफ्ज़ हैं जो कि हमने अपनी स्टोरी में इस्तेमाल किए थे, अपना कॉन्सेप्ट देने में इस्तेमाल किए थे। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग कोई भी इसमें से एक, सो लेट्स स्टार्ट विद पर्पल। सो पर्पल वाली जो चीज़ है जो कि दोस्ती है, उसको आपको क्या लगता है कि ये कौन से साइंस के कॉन्सेप्ट का मतलब दोस्ती है। सो इसमें अभी मैं ये गेज करना चाह रही हूँ कि जो हमने सारी चीज़ की है, जो एक्सरसाइज हमने की है एक, उसको क्या सच में वही चीज़ ट्रांसलेट होती है इनटू साइंस कॉन्सेप्ट्स या नहीं। सो 20-20 सेकेंड लेते हैं ताकि हम चारों पाँचों का कर लें। सो उसमें आ जाए, ठीक है। सो वी हैव कि दोस्ती होती है पॉजिटिव साइन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दोस्ती, ठीक है, अट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं कि जो ऐसी खसूसियत जो बर्ताव का बताती है, ये आप लोगों को लगता है ये कौन सा साइंस का कॉन्सेप्ट है, जो खसूसियत जो कि हमें बर्ताव का बताती है। अब हम ऑरेंज वाले पे चले गए हैं जो सेकंड वाला है, उसका आप लोगों को क्या लगता है ये कौन सा साइंस कॉन्सेप्ट है। फोर्स, ठीक है, चार्ज, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल ठीक है, चार्ज चार्ज, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, इंटरेस्टिंग, सही सही। तो मुझे लग रहा है ये सारे एक ही उसके मुख्तलिफ नाम हैं।
ठीक है। सो जो सारे बता रहे हैं जैसे एक्शन, रिएक्शन, एट्रीब्यूट्स, ये सारे वो खसूसियत की कैटेगरी में आते हैं, मगर इन सारी चीज़ों को हमने एक साइंस का नाम दिया था। सो देखते हैं आगे क्या होता है उसमें, इसका असल में साइंस का क्या है। सो तीसरा वाला आखिरी वाला करते हैं चीज़ें। सो ये एक चीज़ है, चीज़ें या टीम्स। तो जब मैं चीज़ें या टीम्स कह रही थी तो मैं असल में किस चीज़ को रेफ़र कर रही थी। सो ये मैंने अभी तक अलग से बताया नहीं है कि हम चीज़ों का मतलब ये था साइंस में हम इसको कह रहे हैं, मगर ये थोड़ा सा हमने देखा है कहीं पीछे। सो इसमें आई वांट कि अगर आप लोगों को क्या लगता है कि चीज़ें, जो जब मैं चीज़ें या टीम्स कह रही थी तो हमारी असल दुनिया में उसको साइंटिफिक नाम क्या मिलता है। मैटर, पार्टिकल्स, ठीक है, चार्जेस और मैटर, ठीक है, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। सो मेरा टाइम थोड़ा कम रह गया है, सो आई मूव ऑन। थैंक यू सो मच आप लोगों के इनपुट से, और मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई है कि आप लोगों के इनपुट से कि ये चीज़ अफेक्टिव है और इससे हम बच्चों को साइंस का थोड़े कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। एग्जैक्टली दोस्ती हमने अट्रैक्शन के उसमें यूज़ की थी। खसूसियत जो हमने कहा था कि हमें बताती है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बर्ताव कैसा रख रहा है, उसको हमने चार्ज कहा था। एंड अगेन यस, चीज़ें, मैटर, सो मैटर के अंदर ही पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको आप एटम्स भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, मैटर भी कह सकते हैं। जो नाराज़गी है उसको हम रिपल्शन के तौर पे बताएंगे। और जो हमने चीज़ों में, सो चीज़ें हमने अगर मैटर लिया है तो उसमें जो ज़रात के नाम थे वो हमने खुद जो हमने नाम दिए थे वो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल मैंने यहाँ लिखा हुआ है मगर हमने अभी बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया न्यूट्रल से, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिसिटी से एज सच कोई काम नहीं है। सो द सेकेंड एक्टिविटी में भी आपने बलून्स लेने हैं, एक वुलन क्लॉथ पीस लेना है, प्लास्टिक स्केल लेना है। सो अब वुलन जो क्लॉथ पीस है और प्लास्टिक स्केल, इन दोनों को आपने बलून्स पे रब करना है। इनमें से एक से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे टू अ बलून और दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स बलून से उस पर जंप करेंगे। तो एक बलून आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सो अगर दोनों बलून्स को आप वुलन क्लॉथ से ही रब करें तो वो दोनों एक ही चार्ज के होते हैं, तो वो रिपेल करते हैं। अगर मुख्तलिफ चीज़ों से रब करें तो वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मुख्तलिफ चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब चार्ज हमने पढ़ लिया, अब हम चार्ज की एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। चार्ज हम देखते किधर है रियल लाइफ ज़िंदगी में। रियल लाइफ ज़िंदगी में जो हमें कभी कभार हम चीज़ों को टच करते हैं और हमें करंट लगता है, और जो एक पिछले दिनों जो हवाएं चल रही थी इस्लामाबाद में, उसकी वजह से जो स्टैटिक, जिसको हम कह रहे थे कि स्टैटिक चार्ज आ रहा है, स्टैटिक हो रहे हैं, बाल हो रहे हैं, कपड़े वगैरह इस तरह। इसमें एक चीज़ जो आई बिलीव कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हम इसको कह रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुका हुआ चार्ज। अब जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमेशन में भी है कि डोर के हैंडल को जब आपने टच किया तो आपको करंट लगा है, और करंट तो रुका हुआ चार्ज नहीं होता, करंट तो होता ही चलता हुआ चार्ज है। ये हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा बच्चों को क्लियर करवाना है कि जब उस डोर के हैंडल पे चार्ज था ना, जैसे हमने बलून को चार्ज किया हुआ था, उसी तरह वो डोर का जो हैंडल था वो चार्ज हुआ हुआ था। तो वो स्टैटिक चार्ज था। तब वो स्टैटिक चार्ज था जब वो चार्ज उस हैंडल पे रुका हुआ ही था, वो चल नहीं रहा था, वो किसी को कोई नुकसान नहीं दे रहा था। वो रुका हुआ चार्ज उस डोर के हैंडल पे था, वो स्टैटिक चार्ज था। अब जब हमने उस डोर के हैंडल को टच किया है ना, तो हमने उस चार्ज को एक रास्ता दिया है कि वो चार्ज चल सके उस रास्ते पे। और यूं ही हमने उसको वो रास्ता दिया है तो वो स्टैटिक चार्ज नहीं रहा, वो चलता हुआ चार्ज बन गया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये करंट लगा है हमें, बेशक वो एक सेकंड के लिए, बल्कि सेकंड से भी कम के लिए हमें कुछ लगता है, मगर वो करंट होता है क्योंकि उस वक्त वो चार्ज हिल रहा होता है। इसी में जब आप अगर स्विच वगैरह को हाथ लगे, या जो करंट लगता है स्विच से या एक्सटेंशन वगैरह से, वो आपको करंट लगता रहता है क्योंकि उसको पीछे से धक्का मिल ही रहा होता है स्विच से। वो आपको करंट लगता रहता है, लगता रहता है। इस डोर नॉब पे या डोर हैंडल पे तो सिर्फ थोड़ा सा बेचारा चार्ज इकट्ठा हुआ हुआ होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ सेकंड के लिए एक छोटा सा करंट लगता है।
मगर ये चीज़ क्लैरिफाई करने वाली है कि वो चार्ज स्टैटिक सिर्फ तब होता है जब वो रुका हुआ किसी चीज़ पे होता है। जो ही वो हिलना शुरू कर देता है या चलना शुरू करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, वो करंट बन जाता है जो कि चलता हुआ चार्ज है आपका। इसी में थोड़ा इसको और डिफ्रेंशिएट करने में हम लाइटनिंग को भी इसका अनदर एग्जांपल लेंगे। लाइटनिंग में भी जब आपका चार्ज ना बादल एक दूसरे से रगड़ते हैं, उसका वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो यही वाली चीज़ होती है कि जैसे बलून को रगड़ें तो चार्ज आर पार चला जाता है। इसी तरह जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में रगड़ते हैं तो चार्ज वहाँ इकट्ठा होता रहता है। और जो ही उस इकट्ठे हुए चार्ज को एक रास्ता मिलता है ना गुजरने का, तो हमें बिजली नज़र आती है। और इसलिए बिजली स्टैटिक चार्ज नहीं होती, बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बिजली होती है जो क्लाउड पे रुका हुआ जब होता है ना चार्ज, तब वो स्टैटिक चार्ज होता है। जब वो बिजली बन जाती है तो वो स्टैटिक चार्ज नहीं रहती। एक ये इंटरेस्टिंग सी आपको चीज़ बताऊँ तो ये एक वैन डे ग्राफ जनरेटर है, जो कि वैन डे ग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया है। इस जनरेटर पे 4 लाख वोल्ट्स होते हैं। ये अभी मैं सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे बता रही हूँ, 4 लाख वोल्ट। और हमारे घर की जो बिजली आ रही होती है वो 240 वोल्ट्स होती है। उसको हम टच करें तो हमें करंट लगता है पोटेंशली, के ऐसा करंट के जिससे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मगर इस पे 4000 वोल्ट, 4 लाख वोल्ट की बिजली होती है, मगर ये बच्ची इसको टच कर रही है और इसको कुछ बच्ची को नहीं हो रहा, सिर्फ इसके बाल जैसे स्टैटिक में हमने पढ़ा है उस तरह हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बच्ची ने नीचे रबड़ के स्लीपर पहने हुए हैं। वो रबड़ के स्लीपर जो हैं वो चार्ज को रास्ता नहीं दे रहे, तो चार्ज के पास चलने का रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो करंट नहीं बन रहा, वो स्टैटिक चार्ज है। अगर तो ये बच्ची नंगे पांव खड़ी होगी या फिर कोई मेटल की चीज़ इसने अपने पाँव के नीचे रखी भी होगी, तो ये 4 लाख का 4 लाख वोल्ट इसको लगेगा, क्योंकि करंट के पास रास्ता होगा जाने का। ठीक है। इसमें अब हमने कहा अच्छा चार्ज रुका हुआ, चार्ज चला हुआ थोड़ा डेंजरस होता है। असल इलेक्ट्रिसिटी वही होती है जो जब चार्ज चलता है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि चैट बॉक्स में अगेन, कि इस चार्ज चलने का हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्यों ये डेंजरस भी है मगर फिर भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या फ़ायदा है कि चलते हुए चार्ज का हमें क्या फ़ायदा है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में थोड़े रिस्पॉन्सेस आप लोग वापस बताएं। पहले भी आप लोगों ने बड़ा मज़े का पार्टिसिपेट किया है, सो आई वांट कि इस चीज़ में भी हम थोड़ा फिगर आउट करें कि अच्छा चलते हुए चार्ज का फिर हमें क्या फ़ायदा है। We can convert its energy to our desired form of energy, gain energy। बिल्कुल। सो आई मूव ऑन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, सॉरी, बट इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। बिल्कुल। तो हमें फ़ायदा ये, हमने कहा है कि चार्ज चल रहा होता है, तो वो चार्ज चलते चलते हमें क्या फ़ायदा दे देता है कि वो एक जगह से एनर्जी लेके चलता है और जहाँ हमें चाहिए होती है वहाँ पे जाके एनर्जी दे देता है। तो कमिंग बैक टू द तरबेला डैम वाली चीज़ जो हमने शुरू की थी, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारा चार्ज है वो तरबेला डैम से चलता है, तरबेला डैम से एनर्जी लेके चलता है और भागता है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे भागता है, भाग के फ़ौरन हमारे बल्ब पे या हमारे पंखे पे आता है और तरबेला डैम से ली हुई एनर्जी हमारे पंखे या बल्ब को दे देता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं उसको कवर नहीं कर सकती, मगर हमने ये चीज़ बच्चों को क्लियर कर दी है कि स्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी चलता हुआ चार्ज है और ये जब चार्ज चल रहा होता है तो उसको हम करंट कह देते हैं। ये 3 वीडियोस बेसिकली एक मैग्नेटिज्म को थोड़ा कवर करने के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं है। ये वीडियोस जब आप लोगों को ईमेल जाएंगी ये साथ अटैच कर देंगे। ये थोड़ा सा डिजिटल कंटेंट था जो कि हमने कोविड की ब्रेक में बनाया था।
हमारी पैम्स की टीम ने। सो ये आप थोड़ा देख लें, इसमें मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस करने का एक थोड़ा डिफरेंट सा तरीका है, डिफरेंट सा या आप कह लें कि थोड़ा आसान करके बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने का तरीका है। सो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक्स गेट एनर्जी, सो ठीक है। तो वही चलते हुए चार्ज की सबने रिकग्नाइज कर लिया कि एनर्जी जो है वो हमें फ़ायदा है। अब ग्रेड 5 का कमिंग बैक टू जी, ये हमने चीज़ कर दी, हमने बच्चों को थोड़ा फॉर्मलाइज उसमें करें कि एसएलओज में हमने क्या कवर किया। ये एसएलओज हैं जो कि ग्रेड 5 के सिंगल नेशनल करिकुलम के हैं। इसमें से जो ग्रीन वाले एसएलओज हैं वो मैंने आज कवर किए हैं, ब्लू वालों को मैंने टच किया है। सो इसमें मैग्नेट वाला मैंने ब्लू इसलिए किया है क्योंकि मुझे था कि अगर टाइम हुआ तो हम वो 2-3 वीडियोस देख लेंगे, मगर वो आपको वीडियोस ईमेल हो जाएंगी। सो उसमें आप लोग उसको देख लेना। सो इसके बाद आई विल हैंड इट ओवर टू हुमा। हुमा आपको थोड़ा बता देंगी कि इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं हमारे। थैंक यू सो मच शहबाज। आई जस्ट कुछ 1-2 मिनट लूंगी। आई नो आप लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका हुआ है। एक तो आप लोगों को एक ईमेल आ जाएगी, जिस तरह से कल था कि आप लोगों के जो भी टास्क हैं आज के जो सेशन के अंदर, जिस तरह से शाहवार ने कवर किया है, उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स रह गए हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, उनके ऊपर आप लोग अपनी टीम्स के साथ काम कर रहे होंगे। ये जो हमारा सेशन था, ये ग्रेड 5 के साइंस का जो स्टेम आपकी लर्निंग सीरीज है उसका ये आखिरी टॉपिक था। और वी रियलाइज के बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि शायद मुश्किल लगते हैं बच्चों को, और उनको उन टॉपिक्स के अंदर भी रिमीडियल सेशंस की ज़रूरत होगी। मगर ये काविश है जो स्टार्ट की गई है, इंशाल्लाह आगे इसके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, जब एक दफ़ा हमारे पास आप लोगों की तरफ से भी सब टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, वो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा ग्रेड 8 के जो हमारे लर्निंग सीरीज के सेशंस हैं, वो कल इसी तरह से 11 बजे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप लोगों में से वो साथी जो अगर ग्रेड 8 के भी साइंस के टॉपिक्स के ऊपर सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो लिंक्स आप लोगों के साथ ग्रुप्स के ऊपर उसी तरह से शेयर करते जाएंगे। तो प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग वो सेशंस ज्वाइन ना कर सकें, बल्कि हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग वो सेशंस भी ज्वाइन इन कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है या आप लोग कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो ईमेल एड्रेसेस यहाँ चैट बॉक्स में डाल दिए हुए हैं, आप उन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को जो वैसे भी प्रेजेंटेशन और बाकी चीज़ों की ईमेल आती है, आप एज ए रिस्पॉन्स उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज सेशन। बिल्कुल। सो जस्ट एंडिंग, सो जो आप लोगों को ईमेल आएगी कल की तरह की ही आ जाएगी। सो हमने भी आज क्या क्या कवर किया है, एनालॉजी, एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमने थोड़ा बिल्ड किया है, असेसमेंट, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़, और एक उर्दू का वन लाइनर, जैसे कि हमने चार्ज की डेफिनेशन को एक उर्दू में एक सेंटेंस बना के उसको ईजी बनाया था। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो रिस्पॉन्सेज दिए थ्रू चैट। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो मेरा आज पोल वाला वो क्यों नहीं चल रहा था, वो उससे थोड़ा ईजियर हो जाता, बट थैंक यू। एंड इंशाल्लाह आप लोगों से कल भी होपफुली सी यू गाइज इन टुमारो सेशन एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़।